बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, अब हम लोग एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं विच इज क्वेश्चन नंबर 9। ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये है मई 2017 का। तो अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे मई 2017, यहाँ पे लिखेंगे मई 2017 एंड दिस इज P32 क्वेश्चन नंबर 1। P32 क्वेश्चन नंबर 1। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। अब इसमें देखते हैं क्या बोलता है। बोलता है कि भाई रिचर्ड इज अ सोल प्रोप्राइटर मैन्युफैक्चरिंग वन टाइप ऑफ सोफा बेड। द फॉलोइंग बैलेंसेस आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन 31st ऑफ जुलाई 2016। सबसे पहले इसने आपको उठा के कुछ इंफॉर्मेशन दी, जैसे कि रेवेन्यू दे दिया, रेवेन्यू इनकम स्टेटमेंट में जाने वाली चीज है। फिर परचेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल दे दिया, मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा। कैरेज इनवर्ड्स, क्योंकि कैरेज ऑन रॉ मटेरियल होता है। उसके बाद कैरेज आउटवर्ड्स इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। फिर उसके बाद ये क्या कहते हैं, रिटर्न इनवर्ड्स यानी कि सेल्स रिटर्न्स हैं, तो सेल्स रिटर्न आपकी इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होंगी। फिर उसके बाद फैक्ट्री की वेजेस दे दी उसने, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और इसी तरीके से आपको ओवरहेड्स दे दिए, फैक्ट्री के ये रहे, और जो आपका ऑफिस है उसके ओवरहेड्स ये रहे। तो हमें ये क्लैरिटी आ गई कि कौन सी चीजें इनकम स्टेटमेंट में और कौन सी चीजें बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड की जाएंगी। नाउ लेट्स मूव टू द एडजस्टमेंट्स। इसके अंदर एडजस्टमेंट्स क्या देता है वो आपको। नंबर 1, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। नंबर 1, रिचर्ड मेंटेन्स अ प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट अकाउंट। बोलता है ये प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट अकाउंट बनाता है। द कंप्लीटेड प्रोडक्ट्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम फैक्ट्री एट अ मार्कअप ऑफ 20%। तो फैक्ट्री प्रॉफिट कितना रखती है, 20% रखती है। इन्वेंट्री एट 31 जुलाई 2015। अच्छा, अब ये देखो, ये ऊपर जो तुम्हें डेटा दिया हुआ है 31 जुलाई 2016 का दिया हुआ था, याद है। तो 2015 की जो इन्वेंट्रीज होंगी वो ओपनिंग इन्वेंट्रीज बन जाएंगी। तो तुम अगर अपनी ओपनिंग इन्वेंट्रीज देखो तो रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस की, और एक चीज नोटिस कीजिएगा, ट्रांसफर वैल्यू है जो कि इनकम स्टेटमेंट में जाएगी, लेकिन इस बार ये ट्रांसफर वैल्यू किस पे रिकॉर्ड की हुई है, कॉस्ट पे दी हुई है। लेकिन तुम क्या करोगे, इसको पहले कन्वर्ट करोगे ट्रांसफर वैल्यू में और फिर ट्रांसफर करोगे इनकम स्टेटमेंट के अंदर। सो इन शॉर्ट, इन आसान वर्ड्स, आप प्रॉफिट कितना रखते हो, 20% रखते हो। तो 32,000 का अगर मैं 20% रखूं, यानी कि अगर मैं इसको डायरेक्टली 120% निकाल लूं तो मुझे ट्रांसफर प्राइस पता लग जाएगी, राइट। तो 32,000 into 120%, which makes in total 38 400. This is the transfer price which will be recorded in the income statement. Now let's move to the next adjustment, adjustment number 2। ये इन्वेंट्रीज 31 जुलाई की दी हुई है, यानी कि ये इन्वेंट्रीज तुम्हारी क्लोजिंग इन्वेंट्रीज होंगी। और इनको अगर तुम गौर से देखो तो पहले रॉ मटेरियल है, फिर वर्क इन प्रोग्रेस है, और इस बार उसने यहाँ पे जो फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री दी हुई है वो एट ट्रांसफर प्राइस ही दी हुई है। तो ये बात की क्लैरिटी आ गई कि ये ट्रांसफर प्राइस है, तो इसको तो आप इसी वैल्यू के ऊपर लेके जाओगे जिस तरीके से ये हम लोगों ने काम किया। नाउ बोलता है अगली एडजस्टमेंट के अंदर, एडजस्टमेंट नंबर 4, बोलता है अनपेड डायरेक्ट वेजेस एट 31 जुलाई 2016 अमाउंटिंग टू 3500। बोलता है कि तुम्हारी जो डायरेक्ट वेजेस थी वो 3500 की अनपेड थी, यानी कि ड्यू थी। तो भाई डायरेक्ट वेजेस पे आओ आप, यहाँ पे ये कितने की है आपकी, 168,000 की है, राइट। तो 168,000 पे आप ऐड कर लो कितना अक्रूड था, नीचे दिया हुआ है उसने 3500, तो आई विल ऐड 3500 टू इट टू गेट द टोटल डायरेक्ट वेजेस। तो 168,000 प्लस 3500 विच मेक्स 171,500। तो 171,500 की डायरेक्ट वेजेस रिकॉर्ड करूंगा। फिर आगे वो आपको बोलता है रेंट हैड बीन एलोकेटेड टू फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड ऑफिस ओवरहेड्स 24,000 एंड 16,000 रिस्पेक्टिवली। बोल रहा है कि जो तुम्हारा रेंट था ना, ये ऊपर इसने रेंट दिया हुआ भी होगा कहीं यहाँ पे, या नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ, तो अलग से बता रहा है कि जो तुम्हारा रेंट है ना वो तुमने किस तरीके से डाल दिया, 24,000 और 16,000 रुपए से। फिर आगे बोलता है द एलोकेशन शुड हैव बीन मेड इन द रेशियो ऑफ 3:1 रिस्पेक्टिवली। बोल रहा है लेकिन जो रेंट था वो इस एलोकेशन के ऊपर यानी कि रिकॉर्ड होना चाहिए था, 3:1 के रेशियो पे रिकॉर्ड होना चाहिए था। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि यार टोटल रेंट है कितना, तो तुम बोलोगे जो सर हमारा रेंट है ना टोटल, वो 24,000 प्लस 16,000 है। इन दोनों को आपस में ऐड कर लो पहले तो 24,000 प्लस 16,000 विच मेक्स इन टोटल 40,000। तो रेंट तुम्हारा बनता है 40,000 का। अब इस 40,000 का कितना रिकॉर्ड होना चाहिए तुम्हारी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, उसने बोला 3:1 यानी कि 3/4 एंड 40,000 का 1/4।
तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इंटू 3/4 विच इज 30,000। तो 30,000 रिकॉर्ड होना चाहिए था कहाँ पे जाके, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, फैक्ट्री ओवरहेड्स में, और बाकी का 10,000 बचेगा ऑब्वियसली, तो वो कहाँ रिकॉर्ड होना चाहिए था, ऑफिस अकाउंट में। मतलब इस बात का ये है कि इस 155,000 में तुमने रिकॉर्ड कर दिया था 24,000, जबकि रिकॉर्ड होना चाहिए था 30,000। तो इसका आसान तरीका यह है कि इसमें से 24,000 माइनस कर दो और 30,000 ऐड कर दो, या फिर 6,000 रुपये प्लस कर दो, एक ही बात है, ठीक है। तो जो भी जिस बच्चे को जो आसान तरीका लगता है वो इसको फॉलो कर लेगा। सो 155 माइनस 24 प्लस 30, तो ये बन गया 161,000। और इसी तरीके से जो तुम्हारा ऑफिस का ओवरहेड था वो था 194,000। इसमें से तुम पहले माइनस कर दो जो तुमने इधर ऐड कर दिया था 16,000, ये ऐड नहीं होना चाहिए था इसके अंदर, तो माइनस करोगे 16,000 और इसमें प्लस कर दोगे 10,000। तो इसमें से तुम्हें वैसे 6,000 रुपये माइनस कर देने चाहिए थे। तो हम लोग करेंगे 194 माइनस 16 प्लस 10, तो ये बन रहा है 188,000। तो ये 188,000 के ऑफिस के ओवरहेड्स होने चाहिए। तो ये हम लोगों ने इनको एडजस्ट कर लिया और बात खत्म हो गई। अब आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तो एक छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है 7 मार्क्स के लिए। तो आ जाए इसका एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं। अब जो आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनेगा, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अभी जो तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनेगा ना, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हुए तुम्हें कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले ओपनिंग रॉ मटेरियल से स्टार्ट करोगे, ये तो बड़ा बेसिक सा बनता है। तो जल्दी जल्दी से इसको बना लेते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री रॉ मटेरियल की। रॉ मटेरियल की ओपनिंग इन्वेंट्री तुम्हें सवाल के अंदर ऑलरेडी गिवन थी। अगर आगे देखो तो 14,800 की है, ये ओपनिंग इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। इन्वेंट्री रेट जुलाई 2015, ये 2016 चल रहा है, तो 15 की क्लोजिंग, 16 की ओपनिंग बन गई होगी, 14,800 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 14,800। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम बोलेंगे कि हमने परचेज कितना करा। तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ये रहा 207,600 का। तो यहाँ पे लिखेंगे 207,600 परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। और फिर उसके बाद इसके अंदर हम कैरेज इनवर्ड्स ऐड कर देंगे। जो तुम्हारा कैरेज इनवर्ड्स है, अगर आप उसको देखें तो वो है 6,800 का। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 6,800, और फिर इसमें से आप लेस कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल की जो तुम्हारी क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो तुम्हें सवाल के अंदर गिवन है। अगर आप यहाँ पे आके सेकंड एडजस्टमेंट देखें तो ये रही 16,600। तो यहाँ पे हम माइनस कर देंगे 16,600। तो हमारे पास आ जाएगा रॉ मटेरियल का कंज्यूम कितना किया है आपने, तो 14800 प्लस 207,600, 207,600 प्लस 6,800 माइनस 16,600। तो ये हमारे पास आ रहा है 212,600। इसको हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन। नाउ इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट में हमें एक ही चीज नजर आ रही है, और वो क्या है, डायरेक्ट वेजेस हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डायरेक्ट वेजेस। अब जो तुम्हारी डायरेक्ट वेजेस हैं वो कितने की हैं, वो है 171,500 की, हमने एडजस्ट कर ली थी। तो 171,500 मेंशन कर लेते हैं, 171,500। कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे नहीं, तो देयरफॉर हम और यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड कर नहीं सकते, क्योंकि नीचे जो दिए हुए वो इनडायरेक्ट वेजेस हैं और यहाँ पे फैक्ट्री के ओवरहेड्स हैं। तो और कुछ था नहीं यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, स्ट्रेट अवे यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आके इन दोनों का टोटल निकाल लेंगे। तो 121,600 प्लस 171,500, विच मेक्स इन टोटल 384100। ये मेरे पास आ जाएगी प्राइम कॉस्ट। अब इस प्राइम कॉस्ट के अंदर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स को। अब जो तुम्हारे फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं वो डायरेक्टली यहाँ पे गिवन थे। एक तो तुम्हारे पास इनडायरेक्ट फैक्ट्री की वेजेस थी 51,400 की, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 51,400 इनडायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस। जो भी डायरेक्ट चीजें होती हैं वो प्राइम कॉस्ट में ऐड हो जाती हैं,
और जो भी इनडायरेक्ट चीजें होंगी वो फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर ऐड करोगे आप ले जाके। फिर उसके बाद आप आगे आ जाओ। तो आपको और क्या चीज नजर आ रही है, फैक्ट्री के ओवरहेड्स नजर आ रहे हैं, और वो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिए थे 161,000 के। तो 161,000 के फैक्ट्री ओवरहेड्स। उसके बाद कोई हमें नॉन करंट एसेट वैसेट की कोई डेप्रिसिएशन वगैरह कुछ भी नहीं थी। ये जो भी एलोकेशन थी हम लोगों ने सारी कर ली। तो इसका मतलब और कुछ भी नहीं बचा। तो इसका टोटल निकाल लेंगे पहले। तो इसका टोटल निकाल लेते हैं। तो 51,400 प्लस 161,000, तो ये बन रहा है 212,400। दोनों को आपस में ऐड कर लेते हैं। प्लस 384100, तो हमारे पास एक आंसर आ रहा है। वो आ रहा है 596500 का। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम वर्क इन प्रोग्रेस की एडजस्टमेंट करेंगे। तो ये हमारे पास पेज खत्म हो गया, तो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। और नेक्स्ट पेज पे अब हम वर्क इन प्रोग्रेस रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे आ जाए, वर्क इन प्रोग्रेस लिखेंगे हम पहले। तो यहाँ लिखेंगे एड ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ये भी इन्वेंट्री होती है। और फिर नीचे लिख देंगे लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है बेटा। अब अगर तुम यहां पे नोटिस करो तो तुम्हारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी दी हुई है वर्क इन प्रोग्रेस की, 23,500 की। तो ये रिकॉर्ड कर लेंगे 23,500। और फिर हम क्लोजिंग इन्वेंट्री रिकॉर्ड कर लेंगे जो कि हमें सवाल के अंदर गिवन है, रॉ वर्क इन प्रोग्रेस की 20,200। तो 20,200 पॉजिटिव आंसर आएगा क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है, नीचे वाली वैल्यू छोटी है। तो आ जाए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 23,500 माइनस 20,200 विच मेक्स 3,300। तो 3,300 पॉजिटिव आंसर आ रहा है। इसको ऐड कर लेंगे किसके अंदर, 596500 में, 596500 विच मेक्स इन टोटल 599800। इसको हम बोलेंगे दिस इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब जो तुम्हारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसके अंदर तुम ऐड कर दोगे फैक्ट्री प्रॉफिट को। और फैक्ट्री प्रॉफिट आपको पहले से उसने बताया हुआ है कि कितना होगा, 59,980 में 20% होगा। ठीक है, ये सवाल के अंदर लिखा हुआ था उसने कि भाई जो फैक्ट्री प्रॉफिट था वो 20% था। तो इंटू 20% कर लेते हैं इसको। ये बन रहा है 11,960 का। तो 11,960 ऐड कर लेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। तो ये बन जाएगा 599800 के अंदर ये। तो ये बन रहा है 5998, सॉरी 599800 प्लस 11,960। तो ये बन रहा है हमारे पास 719,760। इसको हम बोलेंगे ट्रांसफर वैल्यू। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, हमेशा की तरह ऐसा कैसे हो सकता है कि हम कोई वैल्यू वहां से देख के लिखें और मेरी आंखों के ऊपर ये लाइट जो पड़ रही होती है वो ऐसे पड़ती है कि ये 16,400 था पहली बात। ठीक है, यहाँ पे ये आप इन्वेंट्री देखें 16,400 थी, लेकिन मैंने 16,600 लिख दी थी। तो ये हम लोग इसको पहले सही कर लेते हैं। तो ये इसको हम जब 16,600 करेंगे तो ये बन जाएगा 400, पहली बात। तो इसको आप सही कर लेंगे। और उसके बाद नीचे वाली वैल्यू बिल्कुल सही है। तो ये वाली जो आपकी वैल्यू होगी ये आपकी चेंज हो जाएगी और ये बन जाएगी हमारी 384,100 नहीं बल्कि 300 बन जाएगी। ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग ने इसमें से ये माइनस करना है जो कि हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स थे वो बिल्कुल सही आए हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो इन दोनों को जब हम माइनस वो ऐड करेंगे आपस में एक दूसरे को, तो ये हमारे पास बन रहे हैं 596700 के। आप इसको आपस में ऐड भी कर लीजिएगा। ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोगों ने इसके अंदर वर्क इन प्रोग्रेस की एडजस्टमेंट करनी है। तो 596700 में 3,300 जब आप ऐड करोगे ना, तो ये आपके पास 569 मैंने लिख दिया, वैसे ये 5, एक सेकंड रुकिएगा जरा। ये था 596,700, तो मैंने यहाँ 596 लिखा हुआ है। इसमें आप 3,300 ऐड करेंगे ना, तो ये आपके पास बन जाएगा पूरा 6 लाख। ठीक है, 600,000। और 600,000 के ऊपर आप जो है फिर आप परसेंटेज लगाएंगे। तो 600,000 के ऊपर आप परसेंटेज लगा दें 20%, तो ये आपके पास बन जाएगा 1,20,000। ठीक है, तो इसके अंदर आप ऐड कर लें 1,20,000, तो ये 120,000 हो जाएगा। और ये वाली जो वैल्यू है फिर ये 7,20,000 हो जाएगी। तो
हमारा टोटल जो फर्क आ रहा था वो 200 रुपए का फर्क आ रहा था। और वो 200 रुपए का फर्क क्यों आ रहा था? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे 600 लिख दिया था 400 के बजाय। बाकी कुछ भी मसला नहीं है। अब अगर आप ऐसे सोचो कि पेपर में सर अगर हम ये गलती करते तो हमारे मार्क्स कटते, बिल्कुल कटते, लेकिन एक मार्क कटता इस वैल्यू को गलत लिखने का। और बाकी कहीं पे भी फिर नीचे जितने भी आंसर्स आ रहे हैं वो उसी के इम्पैक्ट की वजह से आ रहे थे, तो एक मार्क कटता। लेकिन हम एक मार्क भी क्यों छोड़ेंगे? एक मार्क भी कहीं नहीं जाना चाहिए, तो एक मार्क भी हम लोग यहाँ पे पूरा करेंगे। तो ये मेरी गलती थी। और वो गलती क्या थी कि मैंने यहाँ पे 16,400 था, मैंने 16,600 बोल के यहाँ पे 16,600 लिख भी दिया था। तो ये अब हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है ये कंप्लीट हुआ। और अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम करते हैं, अब हम बनाएंगे अपनी एक इनकम स्टेटमेंट। द मेन थिंग, द एक्चुअल थिंग, जहां सबसे ज्यादा बच्चे मार्क्स लूज करेंगे, तो वो अब इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। और अब देखते हैं हम कैसे सही कर सकते हैं इसको। तो इनकम स्टेटमेंट, अब जो तुम्हारी इनकम स्टेटमेंट है वो रेवेन्यू से स्टार्ट होगी। अब जो तुम्हारा रेवेन्यू है अगर हम उसको देखें तो रेवेन्यू मुझे यहाँ पे सवाल के अंदर गिवन था 986,000। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 986,000। आपको याद है इस सवाल के अंदर ही हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी कि इधर हमारे पास कुछ रिटर्न इनवर्ड्स भी था 12,000 रुपए का। तो 986,000 में से हम 12,000 पहले माइनस कर देंगे। ये जो 12,000 है इसको हम क्या बोलेंगे? ये क्या है? हमारा रिटर्न इनवर्ड्स है। तो ये रिटर्न इनवर्ड्स है, तो इसको रेड से लिख लेते हैं 12,000 रुपए का। और ये 986,000 था, तो मैंने 986,100 लिखा हुआ, एक जीरो बढ़ा दें। और यहाँ पे लिखेंगे आप लेस रिटर्न इनवर्ड्स। इन दोनों को हम आपस में माइनस कर लेंगे तो हमारे पास नेट सेल्स निकल के आ जाएंगी। जो हमारी नेट सेल्स निकल के आ जाएंगी वो हो जाएंगी हमारी 9 बन जाएगा ये 74,000। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स की। तो यहाँ हेडिंग बना लें लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स में सबसे पहले आप लिखोगे ओपनिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ओपनिंग इन्वेंट्री फिनिश गुड्स की। और याद रखिएगा कि फिनिश गुड्स की ओपनिंग इन्वेंट्री किस पे रिकॉर्ड की जाएगी? ट्रांसफर वैल्यू पे या ट्रांसफर प्राइस पे। वो हम ऑलरेडी सवाल के अंदर जब हम ये सवाल पढ़ रहे थे तो हम ये ऑलरेडी इसकी ट्रांसफर प्राइस कैलकुलेट कर चुके थे और वो थी 38,400। तो आई विल मेंशन 38,400 ओवर हियर फर्स्ट। ठीक है। तो हम लोग यहाँ से पहले स्टार्ट करेंगे इसको और आगे बढ़ेंगे फिर इसको लेके। सो यहाँ पे आप लिख लें ओपनिंग इन्वेंट्री 38,400 की। फिर उसके बाद आप यहाँ पे ट्रांसफर वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे। ट्रांसफर वैल्यू जो है आपकी वो 7,20,000 आई थी, जिसके अंदर हमारा 200 का फर्क आ रहा था, वो आपको हम अभी ऊपर डिस्कस करके आए हैं। तो ये 7,20,000 रुपए की ट्रांसफर वैल्यू आ गई। अच्छा, उसके बाद फिर आप यहाँ पे आके देखें तो यहाँ पे और क्या है? कैरेज आउटवर्ड्स है, तो इसका कोई काम नहीं है। तो यहाँ पे अब हम लेस कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री, अब जो तुम्हारी क्लोजिंग इन्वेंट्री है ये भी तुम फिनिश गुड्स की जो रिकॉर्ड करोगे वो किस पे करोगे? ट्रांसफर प्राइस पे। अब ये जो तुम्हारी क्लोजिंग इन्वेंट्री है जब तुम इसको ट्रांसफर प्राइस पे कैलकुलेट करोगे तो ये किस तरीके से कैलकुलेट होगी? सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे देखनी है कि वो ट्रांसफर प्राइस पे हमें ऑलरेडी सवाल के अंदर गिवन थी एंड इट वाज 54,000। तो हम क्या करेंगे? इसमें से 54,000 को माइनस कर देंगे। अच्छा जी, जैसे ही आप इसको 54,000 से माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 7। इसको लिख लेते हैं 7,0,4,400। ठीक है जी। और इसके बाद फिर आपके पास एक ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट जो आप इसका कैलकुलेट करेंगे वो आपके पास निकल के आ जाएगा 269,600। ठीक है जी। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को एडजस्ट करना है। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को आप एडजस्ट कैसे करोगे? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पे आप ऐड बैक कर दोगे सबसे पहले तो फैक्ट्री प्रॉफिट को। फैक्ट्री प्रॉफिट, जो तुम्हारा फैक्ट्री प्रॉफिट है वो कितने का है? 1,20,000 रुपए का है। तो 1,20,000 रुपए का फैक्ट्री प्रॉफिट एड बैक हो जाएगा। और फिर तुमने ये देखना होगा कि तुम्हारा प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो उसके लिए तुम एक वर्किंग में एक टी अकाउंट बनाओगे और उसको प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट का अकाउंट बनाओगे। ठीक है, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट। सो आई विल से कि यार इसका बीडी बैलेंस कितना है? तो भाई ओपनिंग इन्वेंट्री के अंदर प्रॉफिट कितना है? तो तुम बोलोगे सर 32,000 का 20%, ऐसा ही होगा ना। 32,000 का 20% प्रॉफिट होगा ओपनिंग इन्वेंट्री के अंदर, क्योंकि ओपनिंग इन्वेंट्री एट कॉस्ट गिवन थी। तो 32,000
into 20% which is 6400 और फिर तुम क्लोजिंग इन्वेंट्री देखोगे कि तुम्हारी क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है। द क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 54,000 और ये जो 54,000 था ये ट्रांसफर वैल्यू ऑलरेडी थी तो ये 120% था, तो इसका 20% निकालने के लिए तुम क्या करोगे 54,000 into 20 डिवाइडेड बाय 120। ठीक है जी, तो x मालूम हो जाएगा तो 54,000 into 20 डिवाइडेड बाय 120 तो ये बन रहा है 9,000। तो अब तुम देखो तुम्हारा इंक्रीज आ गया कितने से 64 और 9,000 का तो -6400 तो ये 2600 का इंक्रीज आ जाएगा। तो 2600 का इंक्रीज है तो ये इनकम स्टेटमेंट में जाएगा और यहां पे जाके आप लेस कर दोगे इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। और जो तुम्हारा ये आया था ये कितने का आया 2600 का, तो यहाँ माइनस कर दोगे एंड देन यू विल गेट अ एडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट। तो आ जाए भाई एडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं। 269,600 प्लस 120,000 माइनस 2,600 विच मेक्स इन टोटल 37, तो 38,700 और ये आ गया आपका एडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक हो गया जी यहाँ तक। अच्छा, अब जब तुम्हारे पास एडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट आ गया तो अब क्या करोगे। अब तुमने कुछ भी नहीं करना, अब तुमने यहाँ पे बाकी की चीजें लिखनी है, जैसे कि एक रिटर्न आउटवर्ड्स था वो लिख लेते हैं 17,500 का, तो आ जाए वो रिकॉर्ड करते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट पेज पे ही चलते हैं, ठीक है, ये एडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और यहाँ पे हम एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं, ठीक है, जो कि ऑफिस के एक्सपेंसेस है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेस एक्सपेंसेस और इन एक्सपेंसेस के अंदर हमारे पास सबसे पहले कैरेज आउटवर्ड्स है, वो रिकॉर्ड कर लेते हैं, कैरेज आउटवर्ड्स। और जो कैरेज आउटवर्ड्स था वो भी हमने देखा था 17,500 का, तो यहाँ पे लिखेंगे 17,500। फिर उसके बाद आप आगे आ जाएं तो आपको सिर्फ एक चीज और की मैंने 188,000 की फैक्ट्री के वो ऑफिस के ओवरहेड्स, तो ऑफिस ओवरहेड्स 188,000 के, यानी कि हमें ये दो ही एक्सपेंसेस यहाँ पे दिए हुए थे, तो हम इसको यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे लाके, और कुछ भी नहीं करना हम लोगों ने यहाँ पे। तो इन दोनों को आपस में ऐड कर लेते हैं, 17,500 प्लस 188,000, तो ये बन रहा है 20,55,000, ठीक है। और उसको हम माइनस कर देंगे एडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट से विच वॉज 38,700, तो ये हमारे पास आ रहा है 181,500। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 181,500 और इसको हम बोलेंगे ये हमारा क्या है, नेट प्रॉफिट। ठीक है जी, और ये हमने काम कर लिया, ये एक इनकम स्टेटमेंट बनानी थी। अगेन प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम यहाँ आती है कॉस्ट ऑफ सेल्स के सेक्शन में एडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट तक निकालने में। तो अगर ये आपको कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया तो आपके फुल मार्क्स आएंगे इस पेपर के अंदर, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि मेरी वाली आपको भी हरकत कर दें कि ये 54,000 है तो इसको, या ये 38,400 है तो इसको 38,200 लिख दें, उसके फालतू के मार्क्स कटेंगे और ये बहुत बुरी बात होती है। तो इसी वजह से पूरा प्रॉपर्ली देख देख के हमें ये सारी चीजें लिखनी पड़ती हैं पेपर के अंदर। तो जाहिर सी बात है प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना बेहतर होगा। तो ये इनकम स्टेटमेंट बन गई। अब इस सवाल के अंदर आगे आते हैं, आगे वो क्या बोलता है, भाई ये दोनों काम करने थे, ये दोनों काम हमने कर लिए। आगे बोलता है रिचर्ड thought of taking some of finished goods inventory at 31st July 2016 to help his sister setting up a furniture business on the same day। ठीक है भाई, वो बोल रहा है कि मैं कुछ अपनी इन्वेंट्री उठाता हूँ फिनिश गुड्स की, यानी कि जो सोफा बेड्स हैं वो उठाता हूँ और अपनी बहन को ले जाके देता हूँ और मेरी बहन भी फिर इस टाइप का एक बिजनेस स्टार्ट कर लेगी। प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के इन्वेंट्रीज कैसे शो होंगी। हमेशा याद रखिएगा कि जो भी तुम इन्वेंट्री शो करोगे ना, एक्सट्रैक्ट का मतलब बैलेंस शीट में कैसे शो होगा। तो बैलेंस शीट में इन्वेंट्री शो होंगी करंट एसेट्स में, पहली बात। अब करंट एसेट्स में सबसे पहले तुम कौन सी इन्वेंट्री शो करोगे, रॉ मटेरियल की। रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री तो वैसे ही शो हो जाएगी 16,400 की जो क्लोजिंग है। फिर उसके बाद तुम वर्क इन प्रोग्रेस की इन्वेंट्री शो करोगे, वो है 20,000
200 की। फिनिश्ड गुड्स की जब इन्वेंट्री तुम बैलेंस शीट में लिखोगे, तो ये बात हम अपने ओपनिंग लेक्चर में कर चुके हैं कि ये एट कॉस्ट रिकॉर्ड की जाती है। तो ये 54,000 में कितना प्रॉफिट था, अभी आपने ये प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट बना के और ये कैलकुलेट भी किया था कि 54,000 में 9,000 का प्रॉफिट है। तो 54,000 में से पहले 9,000 माइनस कर लो, तो 54 माइनस 9 विच इज 45,000। तो मेरी फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री 45,000 पे शो होगी। हमेशा एट कॉस्ट शो करते हैं इसको, हमेशा एट कॉस्ट बैलेंस शीट के अंदर इन्वेंट्री एट कॉस्ट शो होगी। बात समझ रहे? सो ये उसने आपसे एक बात पूछी। अब वो बोलता है कि भाई एक्सप्लेन व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर रिचर्ड टू क्रिएट अ प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट, अनरियलाइज प्रॉफिट अकाउंट। भाई ये इसको क्यों क्रिएट करना पड़ता है प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट? क्योंकि ये एज पर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये बात करेक्ट नहीं है कि आप अपनी इन्वेंट्रीज को एट ट्रांसफर प्राइस रिकॉर्ड करें, जिसकी वजह से आपको उस प्रॉफिट को एलिमिनेट करना होता है, और उसको प्रॉफिट को एलिमिनेट करने के लिए हम प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट की वर्किंग करते हैं, जो कि हमने यहाँ पे भी करी। तो ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट था इसको एलिमिनेट करा, यानी कि 2600 रुपए को ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कर दिया हमने। ठीक है, उसके बाद आगे क्या बोलता है? आगे वो बोलता है कि स्टेट टू एडवांटेजेस एंड टू डिसएडवांटेजेस ऑफ हेल्पिंग हर सिस्टर। इसका मतलब यही है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेज रिचर्ड हेल्पिंग हिज सिस्टर सेटअप अ बिजनेस। ठीक है, बोल रहा है दो फायदे और दो नुकसानात बता दो अपनी बहन को सामान, अगर ये गुड्स प्रोवाइड करता है। देखो, सबसे पहली बात तो ये कि भाई अगर बहन को अगर वो गुड्स प्रोवाइड कर रहा है तो ये एक अच्छी बात है, उसकी उससे अपनी बहन के साथ रिलेशनशिप बेहतर हो सकती है। ये एक नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट बता रहा हूँ मैं आपको। उसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि जिस मार्केट के अंदर उसकी बहन का बिजनेस स्टार्ट हो, तो उससे उसको एक न्यू मार्केट भी नजर आए। क्या कहते हैं, रिचर्ड को तो एक नई मार्केट एक्सप्लोर होने का चांस मिलेगा। इसी तरीके से इकोनॉमी ऑफ स्केल का बेनिफिट उठाएगा रिचर्ड, क्योंकि भाई इसकी बहन को भी प्रोडक्शन करके देनी है, तो इसकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो वो एंजॉय करेगा इकोनॉमी ऑफ स्केल। उसके अलावा डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? हो सकता है कि भाई वो उसका एक कॉम्पिटिटर आ जाए मार्केट के अंदर, तो हो सकता है कि उसकी सेल्स ड्रॉप हो जाए रिचर्ड की। या आप ऐसे भी सोच सकते हो कि हो सकता है कि भाई वो और उसकी बहन आपस में एक प्राइस वॉर में पड़ जाए, जिसकी वजह से रिचर्ड को बिजनेस के अंदर नुकसान उठाना पड़े। तो ये कुछ रीजन हो सकते हैं। तो ये आप इसका आंसर देंगे 4 मार्क्स के लिए और आपकी बात खत्म हो जाएगी। सो दिस इज इट, दिस वाज द क्वेश्चन जो हम लोगों ने एक और क्वेश्चन करा, एंड आई होप कि ये वाला क्वेश्चन भी अब आपको परफेक्टली क्लियर हो गया होगा, जिसमें हमने पहले एक ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाया विच वाज वेरी इजी थिंग, एंड देन ये इनकम स्टेटमेंट बनाई, और इसके अंदर भी द ट्रिकी पार्ट इज द कॉस्ट ऑफ सेल सेक्शन अंटिल द एडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट। वंस यू गेट थिंग्स क्लियर रिगार्डिंग दिस सेक्शन, तो फिर आपका ये टॉपिक ही खत्म हो जाता है। इसके अलावा कुछ बचता नहीं है इस टॉपिक के अंदर, और आगे एक्सपेंसेस को माइनस करके आपने नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लिया। ठीक है।